नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे आथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि एक तरह से हम बात करें तो धमनियों के सख्त होने की। शरीर में उपस्थित धमनियां हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ये दिल से ऑक्सीजन के साथ अन्य पोषक तत्वों को शरीर के अतिरिक्त भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इन धमनियों में जब प्लाक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये धमनियां सख्त होने लगती हैं और इस स्थिति को आथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो आज अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर समीर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर वीजे हुद्दर। डॉक्टर हुद्दर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन जेठानी। डॉक्टर जेठानी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप चाहें तो जीमेल के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल लिख सकते हैं। हम अगर आपको बताएं कि एक तरह से शरीर के हिस्सों में ऑक्सीजन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है अगर हमारी धमनियां सख्त या संकुचित हो जाती हैं। आथेरोस्क्लेरोसिस होने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी कई गंभीर बीमारियों के होने की भी आशंकाएं काफी बढ़ जाती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस एक रोग है जिसमें धमनियों के अंदर प्लाक बनने लगता है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय और शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाती हैं। वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और रक्त में पाए जाने वाले अन्य पदार्थों से प्लाक का निर्माण होता है। समय के साथ प्लाक धमनियों को कठोर और संकीर्ण बना देता है और ये हमारे अंगों और शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त के प्रवाह को बाधित करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस से गंभीर समस्याएं जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक या फिर मौत भी हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के संकेत और लक्षण सामान्य तौर पर तब तक दिखाई नहीं पड़ते जब तक धमनियां गंभीर रूप से संकीर्ण या पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं हो जाती हैं। ज्यादातर लोगों को तब तक इसका पता नहीं चलता जब तक वो दिल का दौरा या ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित न हो। कुछ लोगों में रोग के संकेत और लक्षण दिख सकते हैं। संकेत और लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सी धमनियां प्रभावित हैं। आमतौर पर धमनियां सख्त होने के लक्षणों में छाती में दर्द या असुविधा होना, पक्षाघात यानी लकवा, हाथ और पैर में दर्द होना, जिस हिस्से में धमनी अवरुद्ध हो वहां दर्द का एहसास होना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, थकावट का एहसास, बोलने या समझने में परेशानी होना, एक या दोनों आंखों से देखने में परेशानी, असमंजस महसूस होना, पैर की मांसपेशियों में कमजोरी, पसीना आना, अचानक तेज सिर दर्द होना, साथ ही हाथ या पैरों में झुनझुनी या कमजोरी का एहसास होना इसके लक्षण हैं। अलग अलग धमनियों की बात करें तो कॉरोनरी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में ले जाती हैं। अगर प्लाक इन धमनियों को कठोर या संकीर्ण करता है तो इससे सीने में दर्द या बेचैनी होती है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिलता। कैरोटिड धमनियां मस्तिष्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती हैं। अगर प्लाक इन धमनियों को कठोर या संकीर्ण करता है तो किसी व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। प्लाक ऑक्सीजन युक्त रक्त को पैर, बाह और कूल्हा यानी पेल्विस में ले जाने वाले प्रमुख धमनियों में भी बन सकता है। अगर ये प्रमुख धमनियां संकुचित या अवरुद्ध हो जाती हैं तो व्यक्ति को सुन्नता, दर्द और कभी कभी खतरनाक संक्रमण भी हो सकता है। गुर्दे की धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को गुर्दों में ले जाती है। अगर प्लाक इन धमनियों में बनता है तो किसी व्यक्ति को क्रॉनिक किडनी रोग विकसित हो सकता है। समय के साथ इससे गुर्दे की कार्यप्रणाली धीरे धीरे कम हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के पीछे व्यायाम की कमी और खान-पान में अनियमितता सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो इससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो हमें आपके कॉल का इंतजार है। अपने सवालों के साथ आप तैयार रहिए। डॉक्टर समीर, अगर आपसे शुरुआत करूं, मैं चाहूंगी ये जो आथेरोस्क्लेरोसिस है इसे आप और सरल भाषा में अगर हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये दिल से जुड़ी ही कोई बीमारी है या फिर और व्यापक बीमारी है ये। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपका
कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे ब्यूटीफुल कार्टून्स दिखाए, वहाँ पर इतना अच्छी तरह समझाया। बट ये आर्थरोस्क्लेरोसिस जो होती है, ये जो आपकी धमनियाँ होती हैं पूरे शरीर में, उसमें ब्लॉकेज अगर होती है तो उनको हम आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ये नहीं कि ब्लॉकेजेस सिर्फ बहुत टाइट होती है, जब शुरुआत होती है तो ये बहुत कम होती हैं, 5-10% ब्लॉकेज होती हैं, और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ सकती हैं। और अगर आपकी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज हो तो ये हार्ट की दिक्कत कॉज करती है। लेकिन हमें ये समझना है कि जो धमनियाँ होती हैं पूरे शरीर में जाती हैं। इसका जो अगर मैं बहुत ही सरल तरीके से उदाहरण दूंगा तो मैं कहेंगे कि जैसे आपके घर में पाइप होते हैं जो पानी लेके जाते हैं इधर उधर, तो अगर आपके एक पाइप में जंग लग गया, जो आपके बाथरूम का पाइप हो फॉर एग्जांपल, तो अगर आपके, तो इसका मतलब आपके किचन के पाइप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो वो आर्टीरियल सिस्टम तो पूरे शरीर का एक ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं वो हार्ट का होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हार्ट की धमनियों में अगर ब्लॉकेज हो तो ज़्यादा दिक्कत होती है। हो सकता है कि आपकी और धमनियों में भी प्रॉब्लम हो लेकिन आपको मालूम ना पड़े, तकलीफ ना हो, तो इसको हम आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है। और आयुर्वेद, डॉक्टर हुदर, आयुर्वेद क्या कहता है इसे लेकर? ये आर्थरोस्क्लेरोसिस के लिए एक धमनी प्रतिचय करके एक वर्ड क्लासिक्स में लिखा हुआ है, जो कफज नानात्मज विकार बोलते हैं, जो कफ से ही होने वाले ऐसे व्याधि है, इसको उल्लेख किया गया है उसमें। ये डिसीज़ के बारे में ऐसे हुआ, इसके लिए बहुत सारे ड्रग्स भी बताए, हम आगे आप डिस्कस करेंगे इसको। धमनी प्रतिचय करके इसके बारे में आयुर्वेद में बोला गया है। ठीक है। और होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है डॉक्टर जी? देखिए, इसमें ना एक चीज़ समझने की ये है कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसकी रोकथाम के जो लेवल्स हैं, स्तर हैं, वो 3 अलग अलग तरह के स्तर हैं। प्रथम स्तर, द्वितीय और तृतीय स्तर। तो जो इसके रोकथाम है, जो प्रथम स्तर में हम ये देखते हैं कि जिस वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, जो उसके रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं, हम उसको ट्रीट करें, हम उसको देखें, उसका उपचार करें। तो वहाँ पे एक इंटीग्रेटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है, जैसे आयुर्वेद का, एलोपैथी का, होम्योपैथी का, जहाँ पे हम लाइफस्टाइल चेंजेस मॉडिफाई करने के साथ साथ पेशेंट को वो दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे वो एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप ना हो। दूसरा स्तर होता है जहाँ वो डेवलप हो गया है, बन गया है और थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई है, तो वो अल्टीमेटली हार्ट अटैक, जैसे अगर हम हृदय की बात करें तो हार्ट अटैक में ना लैंड करे, तो उसको कैसे लिमिट कर सकते हैं, कैसे उस जो बीमारी बन चुकी है उसके रोकथाम में, ताकि वो जानलेवा ना हो जाए। तो वहाँ फिर दवाइयाँ अलग हो जाती हैं। अच्छा। उस स्तर पे। और फिर जब तीसरा जब हो गया है, तो हम डैमेज हो गया है, नुकसान हो गया है, तो उस डैमेज को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कैसे कम से कम किया जाए, तो उसमें फिर जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल है, जो उसका चिकित्सा का जो हमारा एक पॉलिसी रहता है, वो बदल जाता है वहाँ पे। तो प्रथम स्तर में हमारी दवाइयाँ अलग हैं, द्वितीय स्तर में दवाइयाँ अलग हैं, तृतीय स्तर में अलग है। और इंटरवेंशन के मॉड्यूल्स विद हमें क्या इंटरवीन करना, हमें होम्योपैथी इस टाइम पे देनी है, होम्योपैथी एलोपैथी के साथ देनी है, या आयुर्वेदा के साथ देनी है, या सिर्फ एलोपैथी का रेफर करना है। तो ये चीज़ें 3 अलग अलग स्तर के हिसाब से हम पेशेंट को भी समझाते हैं और बेसिकली उसी हिसाब से अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। ठीक है। और डॉक्टर समीर, कारण क्या है इसके पीछे, क्यों हो जाता है ये, धमनियाँ क्यों सख्त हो जाती? देखिए, ये जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है, हार्ट की बीमारी है, आज की तारीख में ये एक महामारी बन चुकी है। अच्छा। मतलब आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसका शिकार बन चुके हैं, और उसके कई कारण हैं। और हमें एलोपैथिक लिटरेचर में जो हमने स्टडीज़ करी हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ करी हैं, हमें ये पाया है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, भारत की जनसंख्या है, उसमें ब्लॉकेजेस और हार्ट की बीमारियां वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 10 साल पहले आती हैं। अच्छा। और ये मेरा पर्सनल अनुभव भी रहा है, जैसे कि जब मैं अब्रॉड था, मैंने 10-12 साल अमेरिका में प्रैक्टिस करी और काम करा और पढ़ाई करी, और जब मैं इंडिया आया तो मैंने शुरू के 1-2 महीने, मतलब शुरू के कुछ महीनों में मैं तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि यहाँ पर मेरे 30-35 साल के मरीज़ आ रहे हैं। अच्छा। कभी 25 साल का मरीज़ आ रहा है हार्ट अटैक के साथ, जबकि यही पॉपुलेशन मेरे एक्सपीरियंस में वहाँ पर 40, 50, 60 में थी। तो ये शुरू में मुझे काफ़ी वो लगा, और इसके कई कारण हैं ब्लॉकेजेस होने के। जो मोस्ट कॉमन कारण हैं इज़ डायबिटीज़ होना, डायबिटीज़ का इलाज ना करना, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आजकल बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, तो हाई कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज होती है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके घर में आपके फादर मदर को हार्ट की बहुत ब्लॉकेजेस हो चुकी हैं, कोई भी ब्लॉकेजेस हो चुकी हैं धमनियों की, तो आपकी रिस्क ज़्यादा होती है। सिगरेट स्मोकिंग,
और अगर आप आज की तारीख में अगर आप बाहर देखें, बाहर जाइए, मॉल जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप देखिए सब लोग कितने अनहेल्दी हैं। पकौड़े खा रहे हैं, छोले भटूरे की पार्टी हो रही है, सबका पेट निकला हुआ है, एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा। द चिल्ड्रन ऑफ टुडे, आजकल की जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जैसे जब हम लोग छोटे थे तो आई एम श्योर बाकी डॉक्टर साहब का भी यही ओपिनियन रही होगी कि बाहर जाके मम्मी शाम को क्रिकेट खेलो, बाहर भागो। आजकल तो सब वीडियो गेम और सेल फोन पे लगे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें टुगेदर एक बहुत मैसिव स्केल पे इंडिया में हार्ट प्रॉब्लम्स की एक महामारी आ चुकी है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसको टैकल करें और इसका इलाज करें। ठीक है, पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ कार्यक्रम में। प्रशांत ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। प्रशांत, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, ये पूछना है कि ये हाथ और पैर में ये मतलब हाथ और पैर में जो धमनियां हैं वो थोड़ा मतलब सूजी सूजी टाइप में लगती हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, आप प्रशांत कॉल पर जुड़े रहिए। डॉक्टर समीर कुछ और पूछेंगे। ये कह रहे हैं कि हाथ और पैर में धमनियां हैं वो सूजी हुई लगती हैं, या तो मतलब ये कोई कारण हो सकता है या? जी, ये सूजने का मतलब क्या है? आपको दर्द होता है या आपको कोई तकलीफ होती है, कोई जलन होती है, क्या होता है? सूजने का मतलब क्या है? और कौन से, दोनों टांगों की, एक हाथ की या दोनों हाथों की, कब से हो रही हैं? प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं? जी मैम, आप अगर कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता जो आप बता रहे हैं, मतलब कि ऐसा कोई मतलब चीज नहीं नजर आता, केवल मतलब कि ऐसा फूला फूला हुआ लगता है। इन्हें हाथ पैर में सूजन लगती है, वो क्या ये आर्थरोस्क्लेरोसिस से जुड़ा हो सकता है या? वेरिकोसिटी की प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली वाज टॉकिंग अबाउट तो आप ये वेरिकोसिटी। कहेंगे एक बार जांच कराएंगे आप क्या इनको? तो इनकी जो मेरी राय रहेगी कि अगर इनके हाथ पाँव में सूजन हो रही है तो कभी कभी हार्ट फेलियर के चलते भी हाथों में सूजन हो, पाँव में सूजन हो जाती है हार्ट फेलियर के चलते। उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला था, एक वेरिकोस वेन्स करके दिक्कत होती है। नस फूले हुए बोल रहे हैं शायद। अच्छा, ये धमनी और नस में थोड़ा फूले हुए बोल रहे हैं, इसका तो मतलब वेरिकोस वेन्स होती हैं, जिसमें जो आपकी टांगों की नसें होती हैं वो थोड़ी लाल पीली हो जाती हैं। जो आपकी टांगों की जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके लिए डॉपलर वॉपलर करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो प्रशांत एक बार ये हमें सीधा सीधा मामला धमनियों के सख्त होने से जुड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन आप किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं और जाने कि इसके ये जो आप बता रहे हैं तकलीफ आपको क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है और उसका ठीक से उपचार कराएं। प्रशांत, शुक्रिया फिलहाल हमें कॉल करने के लिए। और डॉक्टर हुदर, आपने जैसे बताया कि आयुर्वेद मानता है कि ये कफ से जुड़ी बीमारी है, जैसे डॉक्टर समीर भी कारण बता रहे हैं, आयुर्वेद इसके पीछे क्या कारण मानता है? देखिए, इसमें कफ के जो बढ़ने की जो आहार और विहार और शैली, जैसे सर ने अभी बताया, ये सब उसमें कवर होते हैं और सब एक्सप्लेन किया गया है इसमें कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हम बोलते हैं और दोपहर को सोना, ये सब जो दिनचर्या के होते हैं, तो हमारे इसमें ऋतुचर्या और दिनचर्या बताया गया है कि कौन सा सीजन में आपको कैसे रहना चाहिए। ये सब अगर नहीं करते हैं और कफ जो बढ़ने की जो भी ऐसे सेडेंटरी का और खाने पीने में ये इसमें होने के कारण वो कफ बढ़ने की, यही रीज़न बताया गया है इसमें। जैसे कि हम सर बता रहे थे, उसमें कैटेगराइजेशन करके हम उसको अप्रोच करते हैं। जैसे कि पहले ही जो घर में किसी को ऐसे हिस्ट्री है, घर में एथेरोस्क्लेरोसिस की हिस्ट्री है या कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है, ऐसे लोगों में क्या प्रिकॉशन लेना है एक्स्ट्रा, जैसे कि हम दिनचर्या हम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो उसके साथ एडिशनल ये क्या कर सकते हैं कि आगे ये ना आए, क्योंकि उसका फैमिली हिस्ट्री है उसमें। ये एक हम लाइफस्टाइल बना के उनको बोल सकते हैं। उसमें योगा प्राणायाम स्पेसिफिक भी होते हैं और स्पेसिफिक थोड़े दवाइयाँ होते हैं कि रूटीन उनके लाइफस्टाइल में उनको थोड़ा सा ऐड करके भी वो कर सकते हैं। जैसे कि नागर मोता को थोड़ा पानी में मिक्स किया और शहद को मिक्स किया, डेली सुबह पी ली, इससे कोलेस्ट्रॉल और जो भी एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा सा होता है। जैसे कि वो अगर होता है, सम परसेंटेज में होता है, तो थोड़ा मेडिसिन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और अलग अलग ट्रीटमेंट्स आते हैं और प्रिवेंशन के लिए इसमें पंचकर्म का भी बहुत अच्छा। ठीक है डॉक्टर उधर, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, और भी पूछूंगी क्या उपचार किया जा सकता है आयुर्वेद के जरिए इसका। एक और कॉलर है राजीव रंजन, हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। राजीव रंजन, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, पूछ रहे हैं कि दवाई खर्चा कितना तक आएगा? ये थोड़ा चेस्ट में दर्द होता है कभी कभी, तो दवाई खर्चा कितने तक आएगा? राजीव, एक बार आप सवाल दोहराएंगे अपना। मेरे चेस्ट में वही अच्छा। थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, वही जो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तो इसका थोड़ा स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग मैंने किया, अभी तो छोड़ दिया हूँ, तो फिर इसका दवाई कितने तक आएगा? अच्छा, आपने अभी तक दिखाया है किसी डॉक्टर को?
डॉक्टर को तो दिखाया, एक्सरे वगैरह सब करवाया है, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं। मतलब कोई ऐसा कुछ बताया नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा। सीख में दर्द होता है। ठीक है राजीव, तो आप थोड़ी देर कॉल पर हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर समीर, क्या वजह हो सकती है? जी, इनसे मुझे कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे। आपके जो छाती में दर्द होता है, ये कब से हो रहा है और कहाँ, किस तरह का दर्द है? कि कोई निचोड़ रहा है, कोई खींच रहा है, और साथ में क्या आपकी सांस फूलती है, पसीने आते हैं? और ये दर्द आपको कब होता है? सुबह, शाम, रात, चलने पे, बैठने पे? ये हर टाइम रहता है, करीब 5 साल से ऐसा हो रहा है डॉक्टर साहब। 5 साल से, और कह रहे हैं हर समय रहता है। और हर समय रहता है। तो देखिए, जो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ये पूछ रहे हैं कि हम बेसिकली हार्ट के दर्द को, चेस्ट पेन को, और जो हार्ट से हो रहा है और जो हार्ट से नहीं हो रहा, हम उसको कैसे सेपरेट करें। हाँ। बेसिकली प्रश्न इनका ये है। तो वैसे जो हम जो किताबों में पढ़ते हैं कि, या बॉलीवुड पिक्चरों में देखते हैं कि बाबा जी हैं और बाबा जी चल रहे हैं और उन्होंने अपनी छाती पकड़ी और बाबा जी गिर गए और फिर बाबा जी चल बसे। तो ये जो है 30-40% लोगों में होता है। अच्छा। जिसको हम क्लासिक एंजाइना पेन कहते हैं। बाकी 50-60% केसेस में इनको एटिपिकल पेन होता है। जैसे कि कोई कहता है कि मेरी थोड़ी ऐसे लग रहा है कि कोई छाती में बैठा हुआ है, कोई कहता है मेरे जॉ में दर्द जा रहा है, कोई कहता है कि सांस फूल रही है, कोई कहता है बस कुछ अजीब सा लग रहा है, कमज़ोरी सी आ रही है कुछ दिनों से। तो उसमें हम पूरे इनके जो सिम्टम्स होते हैं, और ये मैं बोलूँगा, सबको क्लियरली बोल दूं कि ये खुद डायग्नोस मत करिएगा, किसी डॉक्टर या प्रेफरेबली किसी कार्डियोलॉजिस्ट से ही डायग्नोस कराइएगा इसको, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। तो जो हार्ट का पेन होता है टिपिकली वो थोड़ा भारीपन होता है, सांस फूलती है, साथ में घबराहट हो जाती है लोगों को, और ये कुछ चीज़ें होती हैं। अगर 5-6 साल तक दर्द होता है तो टिपिकली आई वुड से हार्ट का दर्द नहीं है, लेकिन इसके लिए पूरी जांच होनी ज़रूरी है। सिगरेट स्मोकिंग तो एक रिस्क फैक्टर हो ही गया, उसके बाद एज भी मैटर करती है। जितना ओल्डर आदमी होता है उतनी इनकी हार्ट पेन की रिस्क बढ़ जाती है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर छाती में दर्द हो जो आपको लगे कि ये हार्ट का दर्द है या नहीं है, आप डेफिनेटली एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम ये जांच कराएं, क्योंकि ये और पेन इसको मिमिक कर सकते हैं। ठीक है, तो राजीव आप कह रहे हैं कि कुछ निकला नहीं है, तो हम भी यही राय देंगे कि जिन डॉक्टर को आपने दिखाया है, कुछ उनसे अलग किसी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी आप एक बार राय लें कि आपको 5 साल से ये दर्द क्यों बना हुआ है। एक और कॉलर है, हरिपाल सिंह ने दिल्ली से हमें कॉल किया है। हरिपाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी हरिपाल जी, सवाल पूछिए। मैडम, ये बाएं पैर के अंदर काफी दिनों से 1 साल से दर्द रहता है। अच्छा, आपकी उम्र बताइए। 62। जी जी। हाँ जी। हाँ, आपको बाएं पैर में दर्द रहता है, और कुछ बताना चाहेंगे अपनी तकलीफ के बारे में? हाँ, 62। जी 62, 62 साल। जी हाँ, आप बताइए, आप बता रहे हैं बाएं पैर में दर्द होता है। हाँ, कुछ जी। पैर के अंदर झंझनाहट होती है और सुन हो जाता है पैर। अच्छा, डॉक्टर चिठानी, क्या ये धमनी से जुड़ा कुछ नहीं, है? ये जो आप जो समस्या बता रहे हैं जो पैर दर्द की, क्या इसमें कुछ सूजन वगैरह भी है, कोई और तकलीफ भी है झंझनाहट के अलावा? हरिपाल जी बताइए, कुछ और बताइए। आपको जो दर्द होता है उसमें कोई स्वेलिंग है, कोई सूजन है, या और भी कोई लक्षण है जो आप बताना चाहें हमें? नहीं जी, और कोई लक्षण। देखिए, जहाँ तक आप जितना इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये धमनियों की तकलीफ की वजह से है, क्योंकि हो सकता है न्यूरोपैथिक पेन हो। आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के इनमें से कोई दिक्कत है क्या? आपको मधुमेह, ब्लड शुगर की दिक्कत है क्या? हरिपाल जी, कोई और तकलीफ है आपको, डायबिटीज या फिर कोई और प्रॉब्लम है? नहीं। देखिए, जितना आप बता रहे हैं, ये देखिए किसी एक अंग में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कुछ चीज़ों की कमी की वजह से भी हो सकता है, मे बी जैसे हमारे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, या जो इम्पोर्टेंट विटामिन हमारे लिए ज़रूरी है उनकी डेफिशिएंसी हो सकता है। ये वो नर्व रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है। वो धमनियों से भी रिलेटेड हो सकता है, बट उसके फिर लक्षण फिर अलग से होते हैं। आपको चलते टाइम दर्द आता है सर, या वैसे भी दर्द रहता है? ये दर्द रहता है। वैसे भी दर्द रहता है और झंझनाहट रहती है। हाँ। देखिए, वैसे तो ये नर्व रिलेटेड लगता है जैसे जितना आप बता रहे हैं, बट फिर वही बात है, इसमें कुछ जांच कराई जाती है, इसमें कुछ
इन्वेस्टिगेशन हमारे को करानी पड़ती है और फिर कोरिलेट करना पड़ता है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है और जो उनके सिम्टम है वो उसमें मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो मेरा आपको ये एक सजेशन रहेगा कि आप एक अच्छे चिकित्सक को ही दिखाइए इसके बारे में। उनको लगेगा ये नर्व रिलेटेड पेन है तो वो नर्व कंडक्शन स्टडीज या जो उससे रिलेटेड स्टडीज़ हैं वो आपको कराएंगे, मगर एज ऑफ नाउ ये कहना कि धमनियों की वजह से वो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो एक बार आपको भी ठीक से जांच करानी चाहिए और इसका कारण पता करना चाहिए कि आपके पैर में जो दर्द है वो क्यों बना हुआ है हरिपाल जी। और डॉक्टर हुदर, आप हमें बता रहे थे कि और क्या क्या ऐसे उपाय हैं जो आयुर्वेद के अंतर्गत हम अपना सकते हैं। हाँ, मैं बता रहा था वही प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में जो है पंचकर्म एक चिकित्सा होता है। जो मैं आहार विहार का बताया वो तो करना ही करना है, योगा प्राणायाम ये सब रहेगा ही। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में और भी अगर आगे बढ़े थोड़ा तो उसमें पंचकर्म चिकित्सा होते हैं। अच्छा। उसमें वमन और विरेचन ये दो चीज़ें हैं जो पर्टिकुलरली ये धमनियों के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ होता है। और मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं विरेचन करके, जो इसको माना जाता है कि इट्स अ बॉडी क्लींसिंग प्रोसेस। एवरी ईयर हम इसको हमारा दिनचर्या के साथ साथ में अगर हम इसको लेते रहे हर साल में एक बार, कि जैसे विरेचन बोलते हैं, जैसे उसमें दवाई दिया जाता है, मेडिकेटेड घी दिया जाता है 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मसाज वगैरह होता है, और लास्ट 1 दिन में लैट्रिन के लिए जो होना जैसे मेडिसिन हम देते हैं। इससे शरीर में जो पित्त है और कफ है, इसके लिए जो धमनी के विकार के लिए जो कारण है उसको क्लींसिंग हम करेंगे। इससे वो जो भी आर्टरीज हो, वेसल्स हो, सेल्स हो, रिजुविनेट होता रहेगा और वो रिफ्रेश होता रहेगा। ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसमें ये कर सकते हैं, जैसे होने से पहले ही ये कर सकते हैं अगर हिस्ट्री है तो घर में। तो ये एक है, अगर होना है, होने के बाद में करना है तो अलग। अच्छा, वो भी पता करेंगे हम आपसे। हाँ। और डॉक्टर समीर, अभी आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल को लेकर मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर मुझे जो लगता है कि लोग सोचते हैं अगर आप मोटे दिख रहे हैं तो ही आप में कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, अगर आप दिखने में ठीक हैं तो नहीं हो सकता। क्या ये भी एक मिसकंसेप्शन है, और क्या ऐसे मिसकंसेप्शन है जिनके बारे में आप बताना चाहें? नहीं जी, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देखो मैं तो पतला हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं हो सकता, और या मैं मोटा हूँ तो मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई ही होगा। ये एक काफ़ी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि रिसेंटली हमने ये विज्ञान में पाया है कि माफ़ कीजिएगा डॉक्टर समीर, आपको रोक रही हूँ। एक कॉलर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, ये है कि मेरे पैरों में दर्द होता है करीब 5-6 साल से। अच्छा। और पैरों में सूजन भी रहती है। ठीक है। उम्र आपकी कितनी है? मेरी उम्र 70 साल। ठीक है, आपने पता करने की कोशिश की है किसी डॉक्टर को दिखा के कि क्या मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, और अच्छा। मेरे को हार्ट में जो है ना, हाँ, B2 ब्लॉकर थे जी, थोड़ा वो क्या बोलते हैं, एक बताया तो डॉक्टर ने, उन्होंने कहा इसमें कोई जबर नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा ऐसी कोई दवाई नहीं है? नहीं, उन्होंने कहा इसमें कोई घबराने वाली अच्छा, बात घबराने वाली नहीं। बात वहाँ नहीं। बताया था भोपाल में, एक डॉक्टर MD-DM है, कार्डियोलॉजिस्ट है केरल ठीक के। है, ठीक है, ठीक है। क्या बताएंगे डॉक्टर समीर इन्हें? जी देखिए, मेरे को जो प्रश्न समझ में आया कि इनकी दोनों टांगों में दर्द है और सूजन है, हाँ। और ये बीटा-2 ब्लॉकर पर है। हाँ, है ना, बीटा ब्लॉकर बोला इन्होंने B2 कुछ बोला है। आप ब्लॉकर बता पाएंगे डॉक्टर धीरेन्द्र? दवाई ले रहे हैं वो, या ये बंडल ब्रांच है? हाँ, बंडल ब्रांच है वो। बंडल ब्रांच है। हाँ, देखिए हाँ, कि बंडल ब्रांच है। अच्छा, ठीक है। तो बंडल ब्रांच जो है दो लेफ्ट बंडल ब्रांच है सर जी। ठीक है जी। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एक हार्ट में इसका ब्लॉकेज के साथ हाँ और ना ताल्लुकात होता है। और ये जो बंडल ब्रांच होता है, ये हार्ट में जिस तरह से हार्ट कंडक्ट करता है, तो हार्ट में काफ़ी अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं। तो एक होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट, जिसको हम अगर सरल भाषा में समझाएं तो कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है। तो हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फिर हार्ट ऐसे बीट करता है, ऊपर वाला चेम्बर, फिर नीचे वाला चेम्बर, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट कहते हैं। और इसमें कभी कभी कुछ 1-2 चीज़ें इसकी जो होती हैं वो अगर नहीं करती हैं या स्लो काम करती हैं, तो उसके चलते बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसका कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट होता नहीं है। ये लोग पूरी लाइफ रह सकते हैं इसके साथ, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ती हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसके BP VP तो ऑब्वियसली ट्रीट करना ही पड़ता है,
और तो ये जो पैरों में दर्द बता रहे हैं, इसका कोई संबंध है या उम्र की वजह से, क्योंकि 70 साल इनकी उम्र है, कोई और वजह हो सकती है? देखिए टांग में दर्द होने के कई कारण होते हैं। हाँ। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी पहले बताया था कि कोई नस दब गई आपकी, आपकी कुछ हड्डी में दर्द है, आपके विटामिन डी की प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम भी एक दर्द होता है। लेकिन क्या इनके केस में वो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है? आई डाउट इट, बट ऑब्वियसली जब तक देखें ना मरीज को और एग्जामिन ना करें तो आप ऐसे फ़ोन के ऊपर और टीवी के ऊपर आप मेडिकल एडवाइस तो नहीं दे सकते, सलाह दे सकते हैं बस। ठीक है। और डॉक्टर जेठानी, जैसे हम भी समझ नहीं पा रहे, कई लोग कॉलर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं शायद हमारे, क्योंकि पैर में दर्द की शिकायत बता रहे हैं, कोई हाथ में दर्द की शिकायत, आप अगर मोटे तौर पर बताएं कि इसके जो धमनियों का सख्त होना है, इसके लक्षण क्या हैं? मतलब क्या ऐसे लक्षण दिखाई दें जिसके बाद हमें ये पता चल जाए कि ये हो सकता है ये आर्टरीज की कोई प्रॉब्लम है? देखिए, अगर हम पेरिफेरल जैसे पैरों की या हाथों की धमनियों की बात करें, जैसे पेरिफेरल वेस्कुलेचर कहा जाता है, अगर पेरिफेरल वेसल्स में दिक्कत है तो उसमें 2-3 सिम्टम खास करके आते हैं। एक तो जैसे थोड़ा चलने पे, जैसे क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारी मांसपेशियां काम करती हैं तो रक्त प्रवाह बढ़ता है। तो रक्त प्रवाह जब बढ़ता है, जैसे कि हार्ट का अंजाइना होता है, जहाँ पे आप जब लोड बढ़ा रहे हैं ब्लड वेसल पे, प्रवाह बढ़ा रहे हैं और रुकावट की वजह से फ्लो नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसी टाइम चलते टाइम भी हमारे को, जब हम चल रहे हैं तो उस टाइम हमारे को दिक्कत महसूस होती है। जैसे हम थोड़ा ज़्यादा चलिए, पेशेंट कहेगा कि मैं सुबह वॉक पे निकला, मैंने शुरुआत में ठीक चल रहा था, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे दर्द आने लगा, जिसको हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो वो एक प्राइमरी सिम्टम है। दूसरा, कई बार रेस्ट पेन भी होते हैं, काफ पेन होते हैं, जो कि क्रैम्प्स के फॉर्म में हो सकते हैं, बट फिर इसको हमें कोरिलेट करना पड़ेगा बाकी बीमारियों के साथ भी, क्योंकि बाकी बीमारियों में भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। तीसरा, क्योंकि कई बार धमनियों की जगह कई बार जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं वेरिकोसिटीज की वजह से भी पेन आ सकता है, बट फिर उसमें स्वेलिंग आना, सूजन का आना, वो साथ में शामिल होगा। मांसपेशियों को दबाने से दर्द ज़्यादा होना, तो वो तो हमारे को सिर्फ एक दर्द से हमारे को नहीं चलना पड़ता है, उसके साथ जुड़े और क्या क्या सिम्टम्स हैं उनको देखना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं। और फिर हम कंफर्म कर सकते हैं डॉपलर स्टडी से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉपलर स्टडी कंफर्मेटरी होती है, ताकि हमें पता लग जाए कि प्रवाह कैसा चल रहा है, उसमें रुकावट है कि नहीं। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, देवकृष्ण ने हमें राजस्थान से कॉल किया है। देवकृष्ण जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद मैडम। हाँ, मेरी माता जी है लगभग 60 साल की जी। उनका पहले हाथ में जुंगली थे, तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बताई उनको। ठीक तो है। कोलेस्ट्रॉल जो एचडी और एलडी दोनों ही हैं, वो काफी हाई लेवल में है, तो उनको कम करने की गोलियां दी हैं, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो कुछ और क्या एक्टिविटी जो हो सकता है रखा जाए ताकि वो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए? ठीक है, आप ये बताइए, हमारे पास आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं, आप बताइए आप किससे जवाब चाहेंगे? सर मैडम, जैसे हम तो गोलियां वगैरह ले रहे हैं, आयुर्वेदिक आप थोड़ा बताइए तो सही रहेगा। डॉक्टर खुदर, 60 साल उम्र है इनकी माता की। 60 साल के हैं। ये जो बोल रहे थे HbA1c बोल रहे थे या HB बोल रहे थे आप? एचडी, जो कोलेस्ट्रॉल एचडी मैडम, कोलेस्ट्रॉल एचडी और एलडी दोनों ही हाई लेवल पर है। एचडी है 550। ठीक है। जैसे मैं पहले भी बता रहा था, उनको आप साथ में जो गोलियां चला रहे हैं वो तो चलाइए अभी फिलहाल, उसके साथ में उनको आप ये कर सकते हैं कि मुस्ता नागर मोता का चूर्ण आता है, एक बार और बता दीजिए। नागर मोता बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, नागर मोता। इसको गर्म पानी में, अगर उनको डायबिटीज अगर नहीं है तो शहद के साथ थोड़ा वार्म वाटर में इसको मिक्स करके डेली सुबह खाली पेट में लगातार 1-2-3 महीने ले लें। उसके साथ ही मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेन ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंटिव में भी है, लेकिन ये ऐसे कंडीशन में इनको ये एडिशन कर सकते हैं। जब कंसिडरेबली अगर लो हो जाए, बाद में एक बार चेक करने के बाद 2-3 महीने के बाद, तब इनको कैसे विड्रॉ करें, क्या वो आगे कर सकते हैं, इतना ही ये ले सकते हैं फिलहाल। ठीक है। और डॉक्टर समीर, कोलेस्ट्रॉल को लेकर आपसे बात हो रही थी, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं लगता कि उनको धमनियों से जुड़ा कोई रोग है, और जैसे हमने बताया हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद ही उन्हें पता लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत है। मतलब ये लक्षण क्या बहुत जल्दी दिखाई नहीं देते इसके? ऐसा भी है? आपने 2-3 क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैं इस सबसे पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करा था कि टांगों में जब ब्लॉकेज होती है, इसमें एक और चीज़ जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर आपके पाँव में कोई घाव है और वो घाव नहीं भर रहा, तो आपको धमनियों में ब्लॉकेजेस के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा। और जाके अपने डॉक्टर से बात करिए कि क्या मेरी धमनियों में ब्लॉकेज है, जिसके कारण से डॉक्टर साहब ने बताया था पहले कि जब
आपकी मांसपेशी ज़्यादा काम करती हैं, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। होता क्या है कि कोई मरीज़ है जिसकी टांगों में चोट लग गई और उसके बाद जब चोट लगती है तो हमारे उस अंग को ज़्यादा ब्लड और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कि वो हील हो पाए। अगर वो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, ज़्यादा ब्लड नहीं मिल पा रहा, तो वो हील नहीं कर पाएगा, वो घाव ठीक नहीं होगा। तो उस टाइम भी हमें ब्लॉकेजेस के बारे में सोचना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे कितने मरीज़ हैं जिनकी मैंने टांगों की नसों की ट्रीटमेंट करा है, जिससे उनका घाव जो 6 महीने से नहीं भर रहा था वो 2 महीने में या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में ठीक हो गया है। हफ्तों में ठीक हो गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एज टू योर क्वेश्चन, जो आपका प्रश्न था कि जो कोलेस्ट्रॉल की जो दिक्कत है, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है काफ़ी बारी हम नहीं पकड़ पाते, क्योंकि इसीलिए कहते हैं लोग कि अपना रूटीन में एग्जामिनेशन कराया करिए। अगर आप 30-35 साल के ऊपर हैं तो रूटीन में अपना एवरी नाउ एंड देन हर 1-2 साल में अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लीजिए, देख लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है बहुत ज़रूरी है। हमें उस प्रॉब्लम को आने से रोकना है। तो अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई की तरफ जा रहा है, पिछले साल अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 150 था, फिर 170 हुआ और अब 180 हो गया है, तो आपको पता है कि जी ये बढ़ रहा है, इसको अब मैं डाइट में चेंज करूं, अपने खान पान में बदलाव करूं, एक्सरसाइज शुरू करूं, या दवा अगर ज़रूरत है तो दवाई शुरू करें वाली बात हो जाती है। इसके अगर बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है, आपकी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा 400-500 हो जाती है, तब लोगों में कुछ लीजन्स होते हैं, कुछ चमड़ी पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, आपके यहाँ घुटने, यहाँ पर एल्बोज में, आपकी आंखों के नीचे, ज़ैंथोमास कहते हैं हम लोग उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, पीले पीले रंग के धब्बे आ जाते हैं। और ये एक वार्निंग साइन होता है कि क्या आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही है, जाके अपना चेक कराइए। ठीक है, एक और कॉलर है गीतू बावा ने कॉल किया है, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं। गीतू, शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। थैंक यू मैम। मेरा ना स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है अभी 4 महीने पहले। कमर में और टांगों में दर्द थी बहुत ज्यादा, और मेरी हार्ट बीट 140-130 ऐसे रहती है। बीपी ठीक है, मेरा बीपी डाउन जाता है, अब कभी नहीं गया। तो पर मेरे को घबराहट होती है जिससे मेरी पल्स बहुत बढ़ जाती है। कि मैं सिप्लार टैबलेट लेती हूँ, बट डॉक्टर को दिखाया है, कुछ उन्होंने इस बारे में कुछ सीरियसली लिया नहीं। ठीक है, हेलो। हाँ। और मेरी टांगों में अभी भी दर्द है, 4 महीने हो गए ऑपरेशन कराए हुए। कमर की ब्लॉकेज थी, नसें सिकुड़ी हुई थी, उन्होंने उनमें छल्ले डाले ऑपरेशन करके। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। गीतू, एक बार अपनी उम्र आप बता दें। और मैं 51 ईयर्स की हूँ। अच्छा, ठीक है। और एक बार आप बताइए कि आप आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथी किससे आप जवाब चाहेंगी। मैंने जो भी पॉसिबल, जो अच्छा हो वो करना चाहती हूँ, अभी भी तकलीफ में हूँ इसलिए। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर हुदर, आप इन्हें क्या सलाह देंगे। एक्चुअली जो सर्जरी के बारे में बोल रहे थे वो कमर की सर्जरी हुआ था बोल रहे थे ये, तो वो तो अलग है। अभी दूसरा जो प्रॉब्लम ये बोल रहे थे कि मैं जैसे सुना उसमें ये पाल्पिटेशन हो रहा है, इनको घबराहट जैसे हो रही है, और ये बाकी 5-6 साल से हो रही है। 5 सिर्फ घबराहट ही है, और कुछ सिम्टम्स बता रहे थे आप। नहीं, घबराहट, बस हार्ट बीट बढ़ जाती है मेरी। हार्ट बीट बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। और 140-130 क्या बोल रहे हैं आप, बीपी ज्यादा होता है आपका। बीपी मेरा लो हो जाता है इस टाइम, हल्का सा, और पल्स रेट हाई जा रही है। अच्छा, पल्स रेट मतलब 140-145 ऐसे तक गई है मेरी। तो मैं सिर्फ सिप्लार ले रही, डॉक्टर कह रहे इसमें कोई वो नहीं है, एंग्जाइटी है क्या है, पर इसका आज तक इलाज नहीं मिला मुझे। कुछ की जरूरत है एक्चुअली, इसमें रीजन क्या है वो फाइंड आउट करना है। अगर एंग्जाइटी की वजह से ये हो रहा है तो हम आपको बता दें वैसे भी गीतू कि अगले हफ्ते हम एंग्जाइटी पे ही बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि अगले हफ्ते शनिवार को सुबह 11 से 12 बजे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और जो विशेषज्ञ होंगे वो आपके सवाल का जवाब देंगे। हम इंतजार करेंगे आपके कॉल का। गीतू, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमें कॉल करने के लिए। और इसके बाद डॉक्टर जेठानी, आपने जैसे स्टेजेस बताई, और हम जो अब तक सुन रहे हैं कि किसी भी उम्र में अब ये तकलीफ हो रही है, तो बच्चे क्योंकि होम्योपैथी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री रही हो, या कोई बच्चा अगर इससे परेशान है, तो होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है। देखिए, इसमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की, हम ठीक है हम एम्फेसाइज ज़रूर करते हैं जो कि मेन रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, बट एक रिस्क फैक्टर जो धीरे धीरे उभरता जा रहा है वो है मेंटल स्ट्रेस। क्योंकि जब हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से वो हमारे को और प्रोन बना देता है
डायबिटीज़ के लिए, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया के लिए। और इससे आजकल आपने बहुत कुछ सुना भी, एंटीऑक्सीडेंट एक थेरेपी बहुत पॉपुलर होती है। वो भी इसलिए कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वो जो कोलेस्ट्रॉल के साथ उसे ऑक्सीडाइज करके हमारे जो धमनियों की परत है, अंदर की परत, उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। तो हमारे को बच्चों में सबसे पहले जो होम्योपैथी का रोल आता है, क्योंकि आजकल चाहे वो पढ़ाई को लेके देखिए, कंपटीशन को लेके देखिए, हमारे डाइट, हमारी लाइफस्टाइल को देख के देखिए, वेस्टर्नाइज्ड मोड ऑफ, जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, एक वेस्टर्नाइज्ड मोड ऑफ डाइट हो गया है, एक कैलेसनेस हो गई है, एक लापरवाही हो गई है कि हम एक्सरसाइज ना भी करें, हम खाना जैसे मर्जी खाएं तो भी हम स्वस्थ हैं। तो इस चलते चलते एक प्रोननेस बढ़ गया, और वैसे भी हमारे रेशियल प्रोननेस भी है। तो यहाँ पे हमारा होम्योपैथी में सब, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो माइंड से लेकर बॉडी तक कोरिलेट करता है सिम्टम्स को। तो अब क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है और बच्चों की तनाव के चलते काफ़ी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत जल्दी स्टेज में आने शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में आते थे पहले। तो हम ऐसी प्राथमिक दवाई या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे रिस्क फैक्टर्स, खास करके स्ट्रेस रिलेटेड, ये रिस्क फैक्टर्स को हम आने ना दें, डेवलप ना होने दें, जिससे कि आने वाले टाइम में एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस ना शुरू हो। अच्छा। क्योंकि जहाँ जहाँ डैमेज, आर्टेरियल वॉल्स डैमेज होती जाएंगी, ये देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस एक बहुत ग्रेजुअली बिल्डिंग प्रोसेस है। अच्छा। ये एक बहुत ही ग्रेजुअली बिल्डिंग प्रोसेस है। तो जिसका मेन मोटिव ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी प्राइमरी प्रिवेंशन, जो पहला स्तर, जो प्रथम स्तर है प्रिवेंशन का। तो वहाँ पे हम होम्योपैथिक दवाइयाँ इंडिविजुअलाइज टेम्परामेंट को समझते हुए, उनकी जो परिस्थितियाँ उनको समझते हुए, उनके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको समझते हुए हम वो दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे ये जो स्ट्रेस रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस हैं बीमारियों के, वो ना डेवलप हों। ठीक है, एक और कॉल लेते हैं। ये कॉल किया हमें धीरेश शर्मा ने दिल्ली से। धीरेश, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम। जी पूछिए। मैम एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सबको हार्ट प्रॉब्लम रही है। अच्छा। तो मैं चाह रहा हूँ, मेरी एज 35 ईयर्स है, तो मेरे को आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसके लिए मैं क्या स्टेप ले सकता हूँ? धीरेश, आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर समीर, आप क्या बताएंगे इन्हें? जी देखिए, ये एक आज की तारीख में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि यंगर लोगों में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपकी रिस्क और भी बढ़ रही है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हम लोग चीज़ें कर सकते हैं, अपने ब्लड टेस्ट करा के देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है नहीं है, आपका डायबिटीज़ तो नहीं आ रहा, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस जिसको हम कहते हैं वो कैसी है। अगर आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस 35 इंचेस से ज़्यादा है या 30 इंचेस से ज़्यादा है, तो आपकी रिस्क, जितनी ज़्यादा आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है उतनी आपकी रिस्क बढ़ जाती है। एक्सरसाइज करिए। सो स्मोकिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग जो हमें नहीं करनी चाहिए, धूम्रपान। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक स्वस्थ लाइफस्टाइल बोलें अगर हम आम भाषा में, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक स्वस्थ लाइफस्टाइल अगर हम जिएंगे तो हमारी रिस्क उतनी ही कम हो जाएगी। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो आजकल हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, डॉक्टर साहब ने एक स्ट्रेस बताया था। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम सबको इफ़ेक्ट करी है, वो है वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन आज की तारीख में इज़ बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम। हम सब कहते हैं, सब लोग जी रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सब बड़े शहरों में लोग कहते हैं कुछ नहीं होता जी, सब लोग को हवा ख़राब है, लेकिन उससे हम सबको फ़र्क पड़ रहा है। और इससे जो विज्ञान आ रहा है, जो रिसर्च आ रही है, वो यही कह रही है कि इससे हार्ट की प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ जाती है, ना कि सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम, बट हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन वो हम सबको इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। और मैं छोटा सा कमेंट डॉक्टर उधर आपसे भी चाहूँगी, जैसे इनके फैमिली में इनके दादाजी, इनके पिताजी को तकलीफ है, तो ये और क्या कर सकते हैं बचाव के लिए? जैसे सर बता रहे थे कि उनको हेल्दी डाइट रखना है, क्योंकि अभी 35 ईयर्स है तो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते उनको, कि हेल्दी डाइट ले, जो भी डाइट ले हेल्दी डाइट ले, इज़ फिट टू डू एक्सरसाइजेस, कितना हो उनके बॉडी के हिसाब से वो एक्सरसाइज अच्छी तरह से करे। योगा प्राणायाम जरूर शुरू करें। ये आदत अभी से शुरू कर दें तो बहुत ही लंबे समय में इनको बहुत उसकी हेल्प होगी। और बाकी के जो हम एक पॉइंट भी एक है जो आचार रसायन करके हम यूजुअली नहीं करते हैं, हम वो आयुर्वेद में स्ट्रेस ये किया गया है, जैसे सर बोल रहे थे स्ट्रेस एंड अदर थिंग्स, ये सब इसमें आता है। आचार को रसायन बताया गया, आचार और हमारा विचार जो है
उसमें अगर हम सही तरीके से रहें, वो भी एक रसायन है पूरा, इट विल नरिश हिज होल बॉडी। तो इसको आचार और हमारा विचार उसको भी अच्छी तरह से रखें, और बाकी योगा प्राणायाम इनको मैं स्पेसिफिकली सजेस्ट करूंगा इस कंडीशन। ठीक है, एक और कॉलर है निरंजन ने पंजाब से कॉल किया है हमें। निरंजन, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप पूछिए सवाल। हेलो जी निरंजन, आप सवाल पूछिए। मैडम, मैंने ईसीजी कराया था अपना जी, एंजियोग्राफी हुआ है मेरा। और हाँ निरंजन, अपनी टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए आप पहले, और फिर एक बार में सवाल पूछिए। ठीक है, मैंने एंजियोग्राफी कराई थी चंडीगढ़ में जी। और मेरे ब्लॉक पे जो है 2 नाड़ों में। अच्छा, तो दवाई चल रही है पीजीआई से। ठीक है। तो अभी थोड़ा फर्क है, अभी क्या करें, मैं चलने में तकलीफ होती है। आपको क्या चलने में तकलीफ होती है? हाँ, कभी कभी होती है, परमानेंट नहीं है, कभी कभी होती है। डॉक्टर समीर, आप इन्हें क्या बताएंगे? जो मुझे समझ में आया कि इनकी एंजियोग्राफी हुई, इनकी 2 ब्लॉकेजेस थी और उसके बाद उनमें कह रहे हैं दवाई ले रहे, कुछ सुधार हो रहा है, ऐसे भी बताया ना। कुछ सुधार, कुछ कितनी ब्लॉकेज थी उससे काफ़ी फर्क पड़ता हाँ है। निरंजन, आप थोड़ा सा बताइए, ब्लॉकेज आपको जो थी वो कितनी थी, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया अभी 2 धमनियां पूरा ब्लॉकेज है। तो अगर इनकी 2 धमनियों में टोटल ब्लॉकेज है तो इसके 2 इलाज हैं, एक है दवाई और दूसरा जो डिपेंड करता है, जो होनी चाहिए मोस्ट पेशेंट्स में, वो है या तो एंजियोप्लास्टी करके उन धमनियों को खोलना या फिर सर्जरी। तो इसमें जो डिसीजन है कि दवाइयाँ, सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, तो इसमें ये उनके पूरे केस को देख के ही बताई जा सकती हैं। अभी तो ये लग रहा है ये सिर्फ दवाइयाँ ही खा रहे हैं, लेकिन सर्जरी या फिर एडवांस्ड एंजियोप्लास्टी जो होनी चाहिए, हो सकती है, तो वो भी एक ऑप्शन है। अच्छा, आई डोंट थिंक इसके बारे में हमें इनको ऐसे एडवाइस करना चाहिए। हमारी राय यही रहेगी कि अब जाके एक कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लें, अपनी पूरी जांचें कराएं और उनसे पूछें कि क्या ऑप्शन है। ठीक है। और डॉक्टर जेठानी, आप अगर कुछ बताएं, और होम्योपैथी क्या एलोपैथी के साथ साथ इन मामलों में असर कर सकती है? हाँ, ये एक बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि कईयों को एक बहुत मिसकंसेप्शन रहती है कि होम्योपैथी और एलोपैथी 2 बहुत अलग फील्ड्स हैं। तो ये दोनों दवा सिस्टम इकट्ठे चल सकते हैं। जैसे हमारे भी सिस्टम में, जैसे हम स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स बात करते हैं जब कोलेस्ट्रॉल की बात आती है, तो हमारी होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी, वो सिम्टम टू सिम्टम डिपेंड करता है। वो पेशेंट के बाकी, जैसे मैंने आपको बताया था, उनके प्रकृति को देखते हुए, उनके परिस्थितियों को देखते हुए, उनके, तो वो उन दवाइयों में से कौन सी हमें चुननी है जो कोलेस्ट्रॉल पे वर्क करे, जो उस प्लाक पे वर्क करे और उनको हेल्प करे ताकि रक्त प्रवाह बढ़े। तो होम्योपैथी में कुछ ऐसी स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो हम सोच सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो कितना ब्लॉकेज है, वो किस आर्टरी का ब्लॉकेज है और उसकी वजह से सिम्टम क्या क्या आ रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हैं हम एलोपैथी के साथ साथ ये दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। ठीक है। एक और कॉलर है, प्रणव ने हमें राजस्थान से कॉल किया है। प्रणव, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं बोल रहा था कि मुझे थोड़ा ईसीजी प्रॉब्लम में बताया। ठीक है। और थोड़ा मतलब सीने में भारीपन रहता है सोते वक्त ऐसे। सीने में भारीपन बता रहे हैं आप? हाँ, और पूरे सर से लेके मतलब पैरों तक मतलब ऐसे दर्द होता है कभी कभी। ठीक है, सिर से पैर में दर्द होता है आपको? कभी कभी होता है? हाँ। आपकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं अभी? हाँ, दवाइयाँ मैंने बीच में ली थी, लेकिन अभी नहीं है, अभी कुछ। अभी आप दवाई नहीं ले रहे हैं? हाँ, और एक डॉक्टर बोला मेरे को एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से भी हुआ रहेगा, तो मालूम नहीं। डॉक्टर बोले कि ये मांसपेशियों का दर्द है, और दूसरे डॉक्टर बोले कि नहीं, ये तो मतलब हार्ट प्रॉब्लम की वजह से होता है। अच्छा। प्रणव, एक बार आप बताइए डॉक्टर ने क्या क्या बोला है, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तो आप एक बार और बताइए क्या बोला है आपको डॉक्टर ने? डॉक्टर तो एक डॉक्टर बोले कि आपको जो मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से जो यहाँ पे जो मांसपेशियों का दर्द है वही हो रहा है अभी। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से? हाँ, बोले मांसपेशियों का दर्द है वही हो रहा है, लेकिन मेरे को पूरे मतलब सर से लेके पैरों तक कभी कभी ऐसे अचानक ऐसे दर्द होता है। हाँ। डॉक्टर समीर, क्या वजह हो सकती है? इन्होंने जो शुरू में बात, इनकी कनेक्शन थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन इन्होंने शुरू में बोला था कि जो मुझे शुरू की जो इनके पहले 2 सेंटेंस थे कि मेरे ईसीजी में प्रॉब्लम है। हाँ। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि मेरे छाती में दर्द होता है। हाँ, भारीपन रहता है, सिर से पैर तक दर्द रहता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे ईसीजी में प्रॉब्लम है और मेरे को छाती में दर्द हो रहा है
देन बाय डेफिनेशन आई वुड से कि ऑब्वियसली अगर इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए तो अलग बात है, लेकिन अगर इनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा या जो भी इनका केस है, इट इज़ हार्ट पिन अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अच्छा, हम तो ये मान के चलते हैं सब जगह कि अगर आपका ईसीजी नॉर्मल है और आपको छाती में दर्द हो रहा है, आपको चलने में भी दर्द हो रहा है छाती में, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये हार्ट का पेन नहीं है, ना कि उल्टा। अच्छा, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली इट इज़, अगर पेशेंट सामने बैठा हो तो आप ज़्यादा अच्छी तरह उसको समझ सकते हैं, लेकिन जो क्योंकि ये अगर ईसीजी एबनॉर्मल है और आपके छाती में दर्द हो रहा है और आप चल रहे हैं और आपको छाती में दर्द हो रहा है, तो इट इज़ हार्ट पेन अंटिल प्रूवन अदरवाइज, कि मतलब आपको ये प्रूव करना है कि हार्ट का पेन नहीं है। और ऐसी केसेस के लिए आपको और एडवांस टेस्टिंग करानी पड़ेगी, जैसे कि आपको स्ट्रेस टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़े शायद, या आपको एकोकार्डियोग्राम, मतलब दो तीन चीज़ें देखकर और ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कि इन्वेस्टिगेशन करके समझना पड़ेगा कि ये हार्ट का दर्द है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर हुदर, आप बता रहे थे कि स्टेज वाइज भी अलग है, अलग उपचार है, उसके बारे में अगर आप बताएं, क्योंकि अगर शुरुआत हो रही है, फर्स्ट स्टेज में है, तो उसको आयुर्वेद के जरिए क्या पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? क्या मतलब सक्सेस रेट कितना है, मैं ये जानना प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में तो इनको हुआ नहीं है, ये सब कर सकते हैं जितना हमने अभी बात किया। हाँ। और अगर सम परसेंटेज इनको हुआ है तो मिनिमम मेडिकेशंस जैसे मैं बता रहा था, उसमें बहुत सारे वृद्ध महाकषाय करके थोड़े ड्रग्स बताए गए हैं, उसका हम परमिटेशन और कॉम्बिनेशन बना के सीवियरिटी के हिसाब से हम इनिशियल स्टेज में हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अगर बॉर्डर लाइन पे अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो, तो अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, वो उसका ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उसमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एलोपैथिक मेडिसिन चलाना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, फिर साथ में हमारा भी चलाना पड़ेगा। फिर जब बॉर्डर लाइन पे आएगा तब हम आयुर्वेद से या लाइफस्टाइल से और ऐसे उसको मैनेज कर सकते हैं वो स्टेज में। अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर से इंटीग्रेशन में भी हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट होने के, एलोपैथिक होने के बाद में अगर रिकरेंस ना हो, वो भी उसके लिए भी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स जो पहले हम कर रहे हैं वही कर सकते हैं स्टेज वाइज में। ठीक है। और होम्योपैथ में अगर बात करें डॉक्टर जेठानी, मैं सक्सेस रेट की बात करूंगी, किस हद तक होम्योपैथी सहारा बन सकती है? देखिए वही बात, इसमें फिर एक चीज़ आ जाती है कि हम किस, जो सक्सेस रेट है वो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं। हाँ। अगर हम प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप होम्योपैथिक उपचार के लिए जाएँ, क्योंकि वो एक ऐसी पद्धति, ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो कि आपकी पूरे बॉडी सिस्टम को, जैसे मैंने पहले ही बोला, माइंड बॉडी को समझते हुए, उस पे आने वाले आसरात को समझते हुए, आपकी फैमिली हिस्ट्री को जानते हुए उसके चीज़ों का वो उपचार कर सकती है। तो उसमें द परसेंटेज सक्सेस इज़ वेरी हाई। अच्छा। जब हम सेकंड स्टेज ऑफ प्रिवेंशन पे चले जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए हैं, और तो वहाँ पे इट कैन वर्क एज एन एडजुवेंट अलॉन्ग विद द अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, मतलब बाकियों के साथ तालमेल रखते हुए हम पेशेंट को उपचार कर सकते हैं। बट जो तीसरी स्टेज आ जाती है, जहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज की बात आ रही है, या जैसे हमारे कॉलेज ने, जहाँ पे सर ने बताया कि जहाँ पे एक सर्जिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है, हमारे को एक सोचना पड़े, तो वहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूर कराएं। वो तो ठीक है, अगर जहाँ ज़रूरत है, रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि आपको वो सर्जरी की ही ज़रूरत है या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, बट साथ में क्योंकि वो रिस्क फैक्टर्स हमेशा मौजूद रहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ है, और ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर है, तो वो दोबारा बाकी आज आप एक एंजियोप्लास्टी करा रहे हैं, बट वो स्ट्रोक का भी फॉर्म बाद में ले सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली पैथोफिजियोलॉजी सेम है। तो इसलिए वहाँ साथ साथ होम्योपैथिक उपचार भी ज़रूर कराएं, बिकॉज ये तो हमने एक हिस्सा ट्रीट कर दिया, बट वो रिस्क फैक्टर तो चल ही रहा है। हाँ। और उसके इफेक्ट्स चल ही रहे हैं। तो इसलिए चाहे वो प्राइमरी स्टेज में एक्सक्लूसिवली आप होम्योपैथी कराना चाहें, या बाकियों के आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेट करके कराना चाहें, या फिर सेकेंडरी स्टेज में एलोपैथी के साथ इंटीग्रेट कराना चाहें, तो इनमें सक्सेस रेट्स बहुत हाई हैं अगर दोनों साथ चलें। टर्शरी स्टेज थोड़ा डोमेन एलोपैथी का ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा, जहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरत हो सकती है वहाँ पे। ठीक है। अनुज ने कॉल किया, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, हाँ, कि जैसे मैम मैं लेटे हुए सो रहा हूँ, मैम दिन में सोएं या रात में सोएं, और मैम ऐसा हो जाता है मैम मुझे सब याद है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, हाँ, लेकिन मेरे हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैं ना कुछ बोल पा रहा हूँ, लगता है मुझे किसी ने कोई दाब रहा है। अच्छा। मैम यही प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि स्लीप पैरालिसिस है शायद।
क्योंकि ये हमने पहले भी जब चर्चा की थी कार्यक्रम में नींद विकारों की, तो हो सकता है ये हो। आप में से कोई अगर कुछ राय देना चाहे? जी, इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि मैं दिन में सोऊं या रात में सोऊं। हाँ, तो वो एक चीज़ है जो आजकल हम देख रहे हैं। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा हार्ट के लिए कि हम ये देख रहे हैं कि अगर जो नॉर्मल सर्केडियन रिदम जो बॉडी का होता है कि आप सुबह उठे और रात को टाइम पे सो गए, और आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो लोग जो कॉल सेंटर लोग में काम करते हैं, जो आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, बीपीओज में काम करते हैं, जो पूरी रात काम करते हैं और फिर सुबह आके सोते हैं, जिनका स्लीप साइकिल रिवर्स हो जाता है, तो वो लोग जिनका स्लीप साइकिल रिवर्स हो जाता है, जो पूरी पूरी रात काम करते हैं और दिन भर सोते हैं, उनकी रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी हेल्थ की, वो ज़्यादा होती हैं। चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो साइकियाट्रिक इश्यूज हों, चाहे वो कोई भी दिक्कत हो, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, उनके खाने की जो हैबिट्स होती है ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि रात को आदमी चटमट खाएगा, फ्रेश खाना तो खाएगा नहीं टिपिकली। तो इट इज़ बेटर कि आप एक नॉर्मल स्लीप साइकिल को मेंटेन करें। ठीक है, तो शायद ये आपकी मदद करे अनुज, जैसा डॉक्टर ने बताया है। और इसके बाद डॉक्टर समीर, आप ये भी बताइए कि एलोपैथी में आप ये जो धमनियाँ सख्त हैं, किस तरह से इनका इलाज होता है, और क्या अगर मान लीजिए एक ब्लॉकेज को खोला गया है तो वो रीअकरेंस का कितना चांस है, दोबारा कितना हो सकता है वो? जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे जो मरीज़ हैं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते मेरे सारे मरीज़ों की कुछ ना कुछ तरह की ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम होती है। और ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जी हमने तो एंजियोप्लास्टी करा ली, हमारी तो ठीक हो गई, हमने बाईपास सर्जरी करा ली, हम तो ठीक हो गए, मेरे को कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है, एंजियोप्लास्टी हो चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, वो सिर्फ उस जगह का ट्रीटमेंट है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था कि वो पैथोफिजियो जो कारण है, हमने कारण को तो नहीं ट्रीट कराना, हमें तो सिर्फ उस ब्लॉकेज को ट्रीट कराया, लेकिन वो ब्लॉकेज का कारण तो कुछ और है। अब आपको चोट लगी, आपने बैंडेड लगा दी, वो सिर्फ एक बैंडेड है, लेकिन बहुत ज़रूरी बैंडेड है, बहुत ज़रूरी लाइफ सेविंग बैंडेड है, ऐसी बात नहीं है, वो लाइफ सेविंग बैंडेड है। लेकिन जो फिर से ब्लॉकेजेस ना हो, स्टेंट खुला रहे, बाईपास सर्जरी के ग्राफ्ट खुले रहें, उसका ट्रीटमेंट तो अलग है। उसका ट्रीटमेंट है दवाइयाँ, लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज। तो और डाइट और एक्सरसाइज मैं कह सकता हूँ कि मैं 100 मरीज़ों को ये एडवाइस देता हूँ अपने, तो शायद 10 या 20 उसको फॉलो करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। मुश्किल होता है। डॉक्टर आप इसमें क्या जोड़ेंगे? और क्योंकि आप आयुर्वेद भी बार बार जैसे आप कह रहे थे, आचार और विचार दोनों ज़्यादा हम यूजुअली स्ट्रेस करते हैं, और हमारे इसमें लाइफस्टाइल क्लिनिक भी हम चलाते हैं। इसके लिए वो काउंसलिंग करते हैं, बार बार हम बुलाते हैं उनको, ताकि वो कॉम्प्लाई में रहे और उनको बीच बीच में सजेशन करते रहें। और इतना हम स्ट्रिंजेंट भी नहीं करेंगे, जितना उनको पॉसिबल हो और लाभदायक हो, उस एक्सटेंट में उनका लाइफस्टाइल में ही मॉडिफिकेशन करके अगर दे, ये फिजिबल हो सकता है। नहीं तो हम स्ट्रिंजेंट एक स्ट्रैटेजी बना के बताएं कि ऐसे 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 ही करें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। वो सुबह से शाम इंडिविजुअल अलग अलग उनका होता है, उठना सोना वो सब अलग अलग होता है। उसके हिसाब से ही व्हाट बेस्ट वी कैन डू, वो हम सलाह देते हैं लाइफस्टाइल क्लिनिक में। ऐसे करेंगे तो ज़्यादा फिजिबल होगा। और ये परसेंटेज जो सर बोल रहे थे उसमें थोड़ा सा एटलीस्ट 50% तक भी हम पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर जेठानी, आप लास्ट में क्या जोड़ेंगे? और खासकर मैं बच्चों पे इसलिए फिर से बात करूंगी क्योंकि बच्चे ही आगे देश का भविष्य है। और अभी आप बच्चे हैं, सब पच जाता है, ये भी है, बच्चे हैं, चिप्स दे दीजिए, कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, जो है दे दीजिए, जो उन्हें अच्छा लग रहा है वो दे दीजिए। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो अभी हम जैसे बात करें लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट वगैरह, ये तो खैर है ही है। मैं बच्चों के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि ठीक है, आपको कोई भी, देखिए आज के टाइम में कोई भी बीमारी का जो, जैसे सर भी बोल रहे थे, बहुत एटिपिकल फॉर्म में आने लगे हैं बीमारियाँ। बहुत हम जो क्लासिकल पिक्चर पढ़ते हैं या क्लासिकल, तो हम बच्चों का एक कुछ हद तक एक रूटीन चेकअप ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम बीमारियों को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकें, चाहे वो रिस्क फैक्टर ही क्यों ना हो बेसिकली। और मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली उनको इसलिए सजेस्ट करूँगा क्योंकि होम्योपैथिक में हम एक तो सेफ तो है ही है, वो तो जो बात है, बट वो सबसे बड़ी बात है कि वो बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेसेस पे वर्क करती है। वो बॉडी की जो हमारी जो चाहे वो हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं उसमें भी इम्यूनोलॉजी इन्वॉल्व है, हम डिजेनरेटिव प्रोसेस की बात करते हैं उसमें भी इम्यूनोलॉजी इन्वॉल्व है। तो क्योंकि उस स्तर पे वर्क कर रही है, तो ये एज अ प्राइमरी मोड ऑफ प्रिवेंशन ये चिकित्सा प्रणाली आपको बहुत कुछ दे सकती है। और
स्ट्रेस का तो मैं ऑलरेडी पहले बोल ही चुका हूँ, क्योंकि ये माइंड बॉडी कोरिलेशन पे भी वर्क करती है। तो इसलिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे हमारे वो एक देर द मोस्ट, जो वो सबसे पहले धरातल पे खड़े हैं। तो अगर हम उनको लाइफस्टाइल, डाइट और बेसिक रहने का, खास करके जैसे आजकल पोल्यूशन के चलते चलते इतना सब कुछ हो गया है, स्लीप डिप्रिवेशन विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम होम्योपैथी में उनको एक प्रिवेंटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस, अपने उनके स्वास्थ्य के हिसाब से शुरू कर सकें, तो हम आने वाली बीमारियों को बहुत बचा सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ इस कार्यक्रम का समय यहीं पूरा हो गया है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी स्टूडियो में आने के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए आपने देखा कि कैसे आप धमनियों को सख्त होने से रोक सकते हैं और उन्हें सेहतमंद रख सकते हैं। अपने आहार को स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक भी बनाइए और व्यायाम से बिल्कुल जी ना चुराइए। अपनाइए आज दी गई सलाह और सुझाव और रहिए स्वस्थ। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हम इंतजार करते हैं। और अगले अंक में हम बात करेंगे एंग्जाइटी यानी घबराहट की, उसके कारण और निदान की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।